कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप टारगेट कर रहे हो और वो ना मिल पाया हो? हर मुल्तान का प्लेयर क्यों उठाना है आपने? तो देखिए, जो टीम प्लेयर रिलीज करेगी वही प्लेयर मैं पिक कर सकता हूँ। मेरे लिए अच्छा है कि खुशदिल मेरी टीम में और खुशदिल के लिए अच्छा है कि वो मेरी टीम में हो। अभी डिविलियर्स गारंटी के साथ आए हुए हैं, पास्ट में कायरन पोलार्ड गारंटी के साथ आए हुए हैं। एक आधी दफा एक बहुत बड़े नाम ने पुल आउट किया था, तो मैं दोस्ती यारी में सख्त यकीन करता हूँ। नहीं, स्लेजिंग इन पीएसएल, यस और नो? यस यस। यस, ठीक है। 2 फ्रेंचाइज ने किसी को गारंटी नहीं दी, लेकिन 4 ने। तो ऑल ऑफ अस ट्राइड, और उसमें वही बात थी कि अगर आप स्टीव स्मिथ की अगर आप एग्जांपल ले लें, स्टीव स्मिथ का यही था कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने कहा था कि मैं इतनी देर दूर नहीं रहना चाहता। इंडिया के रिफ्यूजल पे आप क्या कहेंगे, और ओवरऑल आपको क्या नजर आ रहा है? टॉप 4 में कौन नजर आ रहा है? शान मसूद द बैटर और शान मसूद द कैप्टन। Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट कन्वर्सेशंस पावर्ड बाय पाक पैशन। वैसे तो मैं हर इंटरव्यू से पहले ये बात करता हूँ कि आज का इंटरव्यू बड़ा स्पेशल है, आज का गेस्ट बड़ा स्पेशल है, लेकिन आज ये बात मैं आई कैन स्वेयर ऑन दिस कि आज के हमारे गेस्ट वाकई बहुत हमारे लिए बहुत आइडल भी हैं और बहुत हमारे लिए स्पेशल भी हैं आज के गेस्ट, क्योंकि एज दे से कि पीएसएल की टीम्स के साथ जो भी लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ बात करने का बेस्ट टाइम जो होता है वो या तो बिफोर द ड्राफ्ट होता है या आफ्टर द ड्राफ्ट होता है। सो वी आर डिलाइटेड कि आज हमारे साथ के टीम डायरेक्टर एंड स्ट्रेटजी हेड हैदर अजहर भाई मौजूद हैं। वैसे मेरे मुंह से मुल्तान सुल्तान से निकलने वाला था, खैर है, मुझे लगता है अभी भी मेरे घर वालों के मुंह से भी मुल्तान सुल्तान नहीं निकले तो वाला। ये चीज काफी हैदर भाई को तंग करती है, बट नाउ इट्स के टाइम। सो हैदर भाई, वेलकम टू पाक पैशन। कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका ड्राफ्ट? सबसे पहले तो ये बताएं, ड्राफ्ट कैसा रहा आप? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम ग्रेटफुल टू यू। ड्राफ्ट अच्छा रहा, ड्राफ्ट हमारा काफ़ी अच्छा रहा। जो एक जर्नी हमने पिछले साल के ड्राफ्ट से पहले शुरू की थी, और जो हम अभी शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक आधा साल और लगेगा उसे कोई शक्ल देने में, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ील करता हूँ कि हमने काफ़ी ज़्यादा अपने टारगेट्स मीट करके वो हमने काफ़ी हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। सही तो है। हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं और खुश हैं। ऑब्वियसली बात है, कुछ और वेरिएबल्स होते हैं जो बाद में कल को प्ले इन करते हैं, बट ओवरऑल वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद द स्क्वाड दैट वी असेंबल्ड। सही। कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप टारगेट कर रहे हो और वो ना मिल पाया हो? ऐसे देखिए, आप हर सिनारियो में एजाज, आप हर सिनारियो में डिफरेंट सिचुएशन बनाते हैं। अगर आपकी ड्राफ्ट में पहली बारी हो ना 6 पर, तो आप 6 सिनारियोज बनाते हैं पहली बारी तक का। फिर गोल्ड में आपकी जिस नंबर पे बारी हो आप उसके मुताबिक बनाते हैं। तो उसमें ये कभी भी आई थिंक ये भी कोई बंदा कभी 100% नहीं कह सकता, स्पेशली जिसकी बारियां बाद में हो, कि यार अच्छा हमने ये डेफिनेटली यही चाहा था और यही मिल गया हमें। ठीक है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस साल काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइजेज और हम भी बहुत कीन थे आकिफ जावेद को लेकर। अच्छा। तो आकिफ जावेद, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हिज प्रोग्रेस, सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू मुल्तान जो उन्होंने आकिफ He's जावेद को clocking पिक किया। 147 these days. यस, 145 तो इजी, 145 हाँ, तो हाँ। इजीली कर लेना। या वो देखे, लेफ्ट आर्म सीमर जो 140 से ऊपर बॉलिंग कर रहा हो और सिल्वर में आपको मिल रहा हो, हाँ, आई मीन नथिंग any लाइक day. इट। सो वो मैं पॉसिबली प्रॉबेबली एक नाम, वो एक ऐसा जरूर होगा। इमर्जिंग में तो देखिए हमारी बारी ही छठी थी, तो इसलिए फिर हमने काफ़ी हद तक यही सोचा था कि जो हमारे अपने प्रोटेक्टेड प्लेयर्स हैं वो उसमें भी हमें रियाजुल्लाह मिल गए, बहुत वी वर वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। Yes. बाकी तो हमने 2 सोचे हुए थे, 2 प्रोटेक्टेड प्लेयर्स थे, वो तो हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो आई थिंक अगर उस तरह आपने कहना है ना, तो आकिफ जावेद कुड बी वन नेम। एक और नाम जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चाहता था, लेकिन आई थिंक उस वक्त हमने कुछ और वेरिएबल्स को टेक इनटू अकाउंट करते हुए उनकी डायरेक्शन में नहीं गए, दैट वुड बी सलमान इरशाद। अच्छा, क्या सही हो गया, ठीक है। हैदर भाई, डेविड वार्नर ऑब्वियसली उसके ऊपर सवाल होना था और फैंस काफ़ी इसके ऊपर बात कर भी चुके हैं, आप भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बता चुके हैं, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल था फैंस की तरफ से कि हमें ऐसा लगता है कि डेविड वार्नर ने अपना प्राइम जो है वो गुजार लिया है, उसकी अब वो फॉर्म, वो कंसिस्टेंसी आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो ये एक कंसर्न के की फैंस की तरफ से आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए पहली बात तो ये है कि डेविड वार्नर जैसा नाम अगर ड्राफ्ट में हो तो इट इज़ एन ऑनर फॉर एनी टीम के वो उनके स्क्वाड में आ जाए। ठीक है। ठीक है, आई नो हाल ही में भी वो 38 के हुए, लेकिन ड्राफ्ट से पहले जो उन्होंने 5 इनिंग्स खेली थी बिग बैश में, उसमें उनकी 2 40s थी, एक गालिबन 80 थी या शायद 2 80s थी, 2 40s थी, एक 22 था। आज मुझे पता है वो 0 पर आउट हुए हैं, हाँ, लेकिन एज वी स्पीक ही इज द Yeah. सेकंड हाईएस्ट स्कोरर। सेकंड हाईएस्ट स्कोर, और वो भी बाय हाँ, 5 रन्स, हाँ। और उसमें भी एक उनका मैच वॉश आउट हो गया था, मतलब एक इनिंग्स कम है उनकी जो थी। तो आई डोंट थिंक देयर इज टू मच टू रीड इनटू दैट, क्योंकि अच्छा। देखिए जब आपको याद हो पिछले साल जब कायरन पोलार्ड को, या उससे पिछले साल पहले मुल्तान में जब कायरन पोलार्ड को पिक किया था, या पिछले साल जब कायरन पोलार्ड को पिक किया था, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई कि यू नो पास थे बेस्ट और इस टाइप वाली बात। लेकिन फिर पोलार्ड प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, उन्होंने हमें 2 मैचेस जिताए, एक और मैच बहुत करीब लेकर गए। तो आई डोंट थिंक एज हमारे नज़दीक इज़ दैट मच ऑफ अ फैक्टर फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, क्योंकि वो एक अच्छी निक में नज़र आ रहे हैं, ही सीम्स हंग्री, ही इज़ कीन टू प्ले एवरीवेयर। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं डेविड वार्नर की पिक को लेकर उस तरीके से। सही हो गया। हैदर भाई, जो अगला सवाल है हमारा वो आ रहा है थोड़ा सा रोल्स के बारे में, आपके पर्सनल रोल को लेते हुए कि एक इंसान अगर कहीं पे जॉब करता है तो ऑब्वियसली वो अपना उसका एक अपना तरीका होता है काम करने का हर बंदे का। देन अगर वो जॉब स्विच करता है तो वो अ, आगे जाके नेक्स्ट जॉब में भी कोशिश करता है कि उसी माइंडसेट को लेके चले, या उससे डिफरेंट अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलता है वहाँ पे तो कुछ अलग करने की कोशिश करे। सो व्हेन आप मुल्तान से मूव होते हैं कराची में, आप अपना जो माइंडसेट आपके काम करने का है, जो आप वहाँ पे कर रहे थे, वही आप कराची में करते हैं, या आपको यहाँ पे एक डिफरेंट चैलेंज नज़र आता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट नज़र आता है, तो आप सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे मुझे भी अपने तरीकों को थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा? अच्छा, उसके अंदर मुझे थोड़ा-सा देखें, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम करता रहा हूँ, हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, हर एक का डिफरेंट सेटअप होता है, और आपको उसके सेटअप के अंदर रहकर अपनी क्या नाम है लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए, अपने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करते हुए आपको काम करना पड़ता है। तो मुझे जो एक हमेशा से एक मुझे या नबील को या रेहान को जो एक हमेशा से एक चीज़ का एडवांटेज रहा है, वो ये रहा है कि जहाँ पर हम अपने पीएसएल एनवायरनमेंट में बहुत कंफर्टेबल हैं, हम बाकी लीग्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे करते हैं। हर लीग में एक फार्मूले के साथ टीम नहीं बनती, आपको रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, आपको कैप्टन को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कोच को रखना पड़ता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर कोई ओनरशिप है, अगर वो कोई एक सर्टन ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि देखिए मैं अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल समझता हूँ कि मुझे कोई ऐसा उस सेंस में कोई इशू नहीं था। लेकिन जहाँ तक आपने रोल की बात की, देखिए मुल्तान के अंदर आलमगीर तरीन साहब की जब मैनेजमेंट थी तो उस वक़्त मैं सारे ऑपरेशनल कॉल्स भी ले रहा था, मार्केटिंग कमर्शियल कॉल्स भी मेरी थी, और क्रिकेटिंग डिसीजन मेकिंग भी मेरे साथ फॉल ठीक है, करती थी। ठीक है। वहाँ पर एक इतने लंबे अरसे से मैंने एक थिंक टैंक इस्टेब्लिश कर दिया हुआ था, जिसमें एंडी फ्लावर थे, अब्दुल रहमान साहब थे, मुश्ताक अहमद साहब थे, हमारे एनालिस्ट तला इजाज़ थे। तो वो एक हमारा एक काम कर, ऑफ कोर्स एंड यू कांट ऑब्वियसली फॉरगेट रिजवान, राइट? हाँ। तो एक हमारा एक काम करने का तरीका था जिसमें हर बंदा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता था, लेकिन ड्राफ्ट की और उस तरीके की स्ट्रैटेजी मेकिंग हमेशा फाइनल डिसीजन मेरे पास या आलमगीर साहब के पास ही आती थी उसके अंदर। सही। और उसके अंदर भी मैं और आलमगीर साहब मुशावरत से काम करते थे। हाँ, लोकल प्लेयर्स हमेशा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है हमने अब्दुल रहमान साहब को इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सही। जब मैं कराची किंग्स आया तो देखें, एक तो पहली बात ये कि मेरी जो एकदम से इनके साथ पहली बात हुई, क्योंकि मेरी एक दो और कंसल्टेंसीज भी चल रही थी, तो तारिक वसी साहब ऑलरेडी इनके एक सीईओ है, मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह, तो वो ऑलरेडी एक सीईओ वाला काम कर रहे थे। तो मेरी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि मैं सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करूँगा, लेट मी जस्ट फोकस ऑन द क्रिकेटिंग साइड, बाकी सारा जो सेल्स मार्केटिंग सब कुछ वो एक ARY का नेटवर्क, मतलब माशाल्लाह वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स इन द कंट्री, बिल्कुल। वो उस चीज़ को देखता है। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लेकर था। क्रिकेट के अंदर मैंने जो एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली वो यही, एक लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर जो फिल सिमंस को जब लेकर आए तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। तला इजाज़ मेरे साथ वैसे ही मुल्तान से आ गए थे। तो मैंने यहाँ पर मुझे
जहाँ पर वहाँ पर मैं रिलाई करता था मुल्तान में ऑन लोकल प्लेयर्स अब्दुर्रहमान साहब के ओपिनियन पर, यहाँ पर मैं मसरूर हु इज़ एन एक्सेप्शनल कोच। ऑफ कोर्स, मतलब कि कोई भी आई थिंक एज ग्रुप का कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होता हाँ। जो, वो नहीं कहते मसरूर के हाथों से ना होकर हाँ गया हाँ हुआ। हाँ हाँ। तो वो क्या नाम है, मुझे फिर अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से एक वो एलिमेंट हमारा बन गया जहाँ पे ट्रस्ट वाला, जहाँ पर फ्रैंक कॉन्वर्सेशंस होती हैं। तो वो आई थिंक उस सेंस में मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ अपने रोल के अंदर। हाँ, फ़र्क ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी इतने साल लगा कर एक कोर बनाई थी, तो उसके बाद a lot of things seemed simpler या smoother। यहाँ पे क्योंकि जब बिल्कुल ही आप सोचें ब्लूप्रिंट नए सिरे से बनाएं, यस। तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट उसमें भी आई एम ग्रेटफुल टू तारिक भाई, आई एम ग्रेटफुल टू सलमान इकबाल साहब जिन्होंने पेशेंस दिखाई हुई है फॉर दैट। सही। हैदर भाई, नवाज को लेके सवाल आ रहे थे कि लास्ट ईयर आपने उसको लिया और इस दफ़ा आपके साथ नहीं है, इस्लामाबाद में है। तो क्या नवाज को रिलीज़ करना, इज़ दिस इन इंडिकेशन के अराफात को एक प्रॉपरली चांस मिलेगा और उस रोल में हम उसको डेवलप होता हुआ देखेंगे? एक तो बहुत बड़ी वजह यही है, ठीक है। देखिए एक तो बहुत बड़ी वजह ये है। दूसरी बात देखें, पिछले साल जब हमने नवाज़ को लिया था तो मैं बहुत एक्साइटेड था। हमें वाइल्ड कार्ड में उन्हें लेना पड़ता प्लैटिनम में, बट उसके अंदर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जिस तरह इस साल कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी प्लैटिनम में नहीं था, हाँ। तो वाइल्ड कार्ड से आपको किसी को एलिवेट करना ही था। तो कोयटा के लिए भी ये प्रॉब्लम थी, हमारे लिए भी थी। उन्होंने मोहम्मद आमिर को कर लिया, हमने नवाज़ को कर लिया। इसी तरीके से इस साल भी कोई पाकिस्तानी प्लेयर प्लैटिनम में नहीं था, तो एलिवेशन तो होनी थी, जिस वजह से हमने अब्बास को एलिवेट किया, उन्होंने फ़हीम को किया। बट तब भी नवाज़ क्या हम लोग, हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो टॉप 6 में कहीं पर हम उन्हें पेंसिल इन भी कर देंगे और फिर उनसे बॉलिंग का भी हम जो रोल है उनका ऑलराउंडर वाला पूरा एक्सप्लॉइट करेंगे। अराफात की प्रोग्रेस पिछले साल सवा साल में इतनी प्रोमिनेंट रही है कि हमने फिर इस साल अराफात और इरफान नियाज़ी जो ये यंग लड़के हैं, फिर हमने इन पर कहा कि चलें ठीक है, हम इन्हें लेकर आगे चलते हैं। अभी भी देखें, ये कबल वक्त होगा कहना कि क्या अराफात सारे मैचेस खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे दिमाग में एक प्लान ज़रूर है जिसके अंदर हम अराफात को, इरफान नियाज़ी को और खुशदिल शाह को इकट्ठे भी एक लाइनअप में स्लॉट इन करना चाहते हैं। तो वो अब आगे जाकर जैसे जब नेट्स लगते हैं, जब कैंप लगता है, जब आपको बेहतर हालात तब तक पता चलते हैं। देखें, तब तक चैम्पियंस ट्रॉफी भी हो चुकी होगी, तब तक नेशनल T20 भी हो चुका होगा, तो विल बी इन अ क्लियरर सिचुएशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कैंप। लेकिन येस, नवाज़ को एक वजह जिस वजह से रिलीज़ किया कि वो ये भी था कि आपको प्रोग्रेशन नज़र आ रही थी अराफात की। सही है। हैदर भाई, एक सवाल तो ऑब्वियस था, ये आना ही था, और ख़ास तौर पे ड्राफ्ट के बाद ये आना ही था, और के फैंस बहुत पूछ रही हैं कि हैदर भाई से ये पूछें कि हर मुल्तान का प्लेयर क्यों उठाना है आपने, और ये बताएं कि क्या उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है पहले का, या वो प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं इसलिए आप उठा लेते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा पर्सनल रिलेशनशिप प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो ज़िंदगी की सिंपल से सिंपल चीज़ में भी मुशावरत के लिए फ़ोन करते हैं, बड़ा भाई समझते हैं, इज़्ज़त देते हैं। लेकिन उस चीज़ को आप साइड पे भी रखें, तो अगर आप ड्राफ्ट में देखें तो देखें, जो टीम प्लेयर रिलीज़ करेगी वही प्लेयर मैं पिक कर सकता हूँ। ठीक है। मतलब सीधी सी बात है। सही बात है। अब अगर एक टीम ने प्लेयर रिलीज़ कर दिए अपने, तो फिर अब अब मैंने पिक भी करने हैं, तो मैं वो सही है। आई हैव टू वो गो। आ भी जाते हैं आपके पास ही आ मतलब जाते वो फिर वही वाली बात है ना कि मेरी बारियां ही ऐसी पिछले ऐसी रही कि मतलब अब आप ये देखें कि अब्बास आफरीदी, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं और भी चीज़ें ठीक कर है, दूं। ठीक है। अब्बास आफरीदी ने अपना इमर्जिंग करियर कराची किंग्स के साथ स्टार्ट हाँ, किया था। बिल्कुल। ये देखें, एक बहुत बड़ी बात है, कराची किंग्स के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि उनके लिए उन्होंने एज एन इमर्जिंग प्लेयर खेला और अब वो वाइल्ड कार्ड होकर प्लैटिनम बनकर आ रहे हैं। तो जब कराची से मुल्तान गए थे तो तभी ड्राफ्ट में मैं ही बैठा, तो मैं ही लेकर गया था। आज ही मैं ही लेकर आया। सही है। अब सही आप है। अब आप ठीक है, और अब- ये अब- खुश अब- दिल से रिलेटेड भी यही वाली बात है। खुशदिल तो बिल्कुल, वो खुश दिल तो- का भी यही चक्कर है कि पहले ज़ल्मी के साथ थे। खुशदिल को तो आपने लाइव टीवी पे मतलब कि उसको बैक किया है कि उसको वर्ल्ड कप में डालें आपने, उसका मतलब कि मैंने ऑनलाइन देखा कि यार खुशदिल शाह शुड बी इन पाक, जब 21 का गालिबन वर्ल्ड कप चल रहा था तब मैं देख रहा था। तो खुशदिल शाह को जितनी बैकिंग मुल्तान सुल्तान्स और आपकी तरफ से, और अभी ज़ाहिर है के में आपकी तरफ से मिलेगी,
मेरे ख्याल में, और बहुत टॉप फॉर्म में भी है आजकल वो। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बहुत top अल्हम्दुलिल्लाह, form में है। मतलब इतने टॉप फॉर्म में कि अब फिर आप कहेंगे कि मैं हाँ। प्लेयर पुश कर रहा हूँ, लेकिन इतना टॉप फॉर्म में कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर लोग अब कह हाँ रहे हैं हाँ, कि ना हमारे तो बातें शुरू हो गई है बिल्कुल। हाँ तो मुझे लगता है मेरे लिए अच्छा है कि खुशदिल मेरी टीम में और खुशदिल के लिए अच्छा है कि वो मेरी टीम में हो, तो ये किस्मत की बात है मेरा। सही हो गया, ठीक हो गया। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी। पहले तो जो सारा ड्रामा चला हमने देखा कि इंडिया के रिफ्यूजल पे आप क्या कहेंगे, और ओवरऑल आपको क्या नजर आ रहा है, टॉप 4 में कौन नजर आ रहा है? और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ऑब्वियसली, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कितना बड़ा ओकेजन है हमारे लिए एज अ नेशन, कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करें? देखिए, एज एन ओकेजन तो बहुत बड़ा है, यस। एज एन ओकेजन तो नो डाउट अबाउट इट। 96 का वर्ल्ड कप वाज द लास्ट आईसीसी इवेंट दैट वी होस्टेड, यस। और मुझे आज भी याद है वो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का फाइनल देखना लाहौर में, और वो कितना बड़ा ओकेजन था हमारे लिए। उसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस जो वो छोटी कंट्रीज के साथ ही मैचेस थे, नेदरलैंड्स या क्या, वो भी इतना बड़ा ओकेजन था हमारे लिए उस वक्त। तो आईसीसी इवेंट, एक पूरी जनरेशन हमारी ऐसी गुजर गई जो कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में नहीं देख सकी, तो मेरे नज़दीक तो उनके लिए कितना बड़ा मोमेंट है कि दिल गेट टू सी दीज बिग प्लेयर्स एंड बिग स्टार्स कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। आई नो तब भी कोई लोग होंगे जो ट्रैफिक ब्लॉक होने पर सिक्योरिटी सिचुएशन पे कंप्लेंट करेंगे, प्लीज़ ना करें। ये बहुत बड़ा ओकेजन है, इसे एंजॉय करें, इसे सेवर करें। दूसरी जो बात है वो ये है कि टॉप 4 की जो आपने बात की, देखिए पाकिस्तान की इस वक्त, बाकी फॉर्मेट्स को आप साइड पर रखें, वनडे की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, प्लस होम कंडीशंस भी। आई नो साइम को लूज़ करना एक बहुत बड़ी बात है, और अभी हमें नहीं पता फाइनल साइम की अवेलेबिलिटी का क्या बनता है, बट आई वुड स्टिल पुट पाकिस्तान एज वन ऑफ द फेवरेट्स। I would still put Pakistan as one of the favorites. We have a phenomenal bowling attack. We have players who know these conditions well. I know दुबई वाला एक एंगल है ज़रूर, लेकिन वहाँ पे भी हमारे खिलाड़ी जो है they know those conditions quite well. तो पहले तो उनका ये हो गया। बाकी आप जो टॉप 4 की बात कर रहे हैं, I think the dark horse is going to be New Zealand. अच्छा, That's the dark horse is going to be New Zealand. मतलब आप इंडिया का सफर दुबई से ही खत्म करवाना चाह रहे हैं, नहीं, उधर से ही मतलब- घर वापस भेजना चाह रहे हैं मतलब उनको? मुझे नहीं, मैं उन्हें तो नहीं भेजना चाह रहा, लेकिन ये है कि आई थिंक न्यूजीलैंड, आई बी कीन ऑन सीइंग हाउ न्यूजीलैंड गोस इन दिस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 3 और 4। बस 2 ही काफी हैं यार, 8 में से अब 4 बताता फिरूंगा, फिर यार चलें, के बारे ठीक में है, सोचना ठीक पड़ेगा। है, असल में मैं सच्ची बात बताऊं, हाँ हाँ हाँ, पीएसएल के ड्राफ्ट के चक्कर में मुझे अभी मौका ही नहीं मिला चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सोचने का। सही है, अभी वही चल रहा है बिल्कुल। तो एक सवाल जो पीएसएल के हवाले से ऊपर मिस हो गया, वो ये है कि मुल्तान सुल्तान्स ने जो मैचअप्स और डाटा की जो गेम थी, उसको वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई थी। पहले इस्लामाबाद थी, फिर मुल्तान ने आई, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई गेम। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल्स भी थी कि आप लोगों ने एक दफ़ा कराची के अगेंस्ट सारे लेफ्टी खिला दिए, इमाद वसीम को, उमर खान को काउंटर करने के लिए। देन आपने डेविड विली को ऊपर भेज दिया कभी, या क्रिस जॉर्डन को ऊपर बैटिंग करवा दी। तो इस तरह की चीज़ें केके में भी हमें फुल फ्लेज नज़र आएगा, या थोड़ा सा आप कहते हैं कि नई चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी? अच्छा, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली वाला इंस्टेंस तो अभी पिछले साल हुआ जब मैं मुल्तान में नहीं था। हाँ, वो तो मतलब कि मुल्तान से आपके दौर से वो चीज़ें मेरे शुरू हो दौर गई में थी। विली जरूर थे, हाँ। क्रिस जॉर्डन कभी हमारी टीम में नहीं थे, लेकिन हाँ हमने भी मतलब ये वाली ऑफ कोर्स की है। पिछले साल तलहा इजाज जो पाकिस्तान के टीम एनालिस्ट हैं, उन्हें मैं जब वो मेरे साथ आए तो मेन एम ही ये था कि उसमें से जो हम चीज़ें हमारे एटलीस्ट जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो वही टेम्पलेट्स फॉलो हो। पिछले साल भी हमने बहुत ज़्यादा मैचअप्स पे रिलाई करके चीज़ें एग्जीक्यूट की थी, बॉलिंग सजेशंस बाहर से काफ़ी ज़्यादा आई थी। अगर आप, मैं इसी तरह कहता हूँ कि आई नो हार और जीत सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, लेकिन आप एक मैच कोई भी 2 इंस्टेंसेस की वजह से हार भी सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल अपना टूर्नामेंट अगर आप देखें, और 6 मैचेस हारने के बाद भी अगर आपका नेट रन रेट एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर अगर आप लेवल ऑन पॉइंट्स होते तो थ्रू हो जाते, तो दैट मीन्स द प्लान्स वर एटलीस्ट फाइन। तो वो हमारा ऑलरेडी उस तरह का एक थॉट प्रोसेस ज़रूर है। हम अभी भी जो पिक्स वगैरह करते हैं, देयर वर अ लॉट ऑफ बिग नेम्स दैट वी ओवरलुक्ड because we weren't convinced by the data that we had on them.
for this selection. So there is now a data-based approach since last year at Karachi Kings. ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो रैपिड फायर एक खेलेंगे आपके साथ छोटा सा, और जिस पे वैसे तो वन लाइनर जवाब देना है आपने, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, आपके लिए है सिर्फ ये रियायत, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वैसे वन लाइनर है। तो रेडी हैं आप? अगर तो आपने प्लेयर्स में चूज करना, मैं पहले बता दूं, मैं दोस्ती यारी में सख्त यकीन नहीं, करता हूं। अगर कोई भी मेरा जवाब ऐसा हुआ कि ये या तो, वो है बट हाँ, प्लेयर नहीं है, बस नहीं, अगर प्लेयर हो तो मैं अभी से बता दूं, मैं दोस्तों की साइड पे जाने लगा हूं। प्लेयर है बट मतलब प्लेयर एक ही है। अच्छा चलें डन। हाँ, शान मसूद द बैटर और शान मसूद द कैप्टन? शान मसूद द बैटर। अच्छा, शान मसूद, आई स्टिल थिंक इट्स वेरी अंडररेटेड एज अ बैटर, अंडर अचीव्ड एज वेल। अंडररेटेड एज अ बैटर, मतलब अच्छा। ये कि उसे बेस्ट, उसके आई थिंक उसके बेस्ट आना है अभी फॉर्मेट्स बाकी। पर उसरा नहीं खिलाया गया, बट या क्योंकि और अभी देखें कैप्टनसी तो सारे उसकी तारीफ करते ही हैं, तो आप इमेजिन कर लें कि मैं अगर कह रहा हूँ कि ही इज अंडररेटेड एज अ बैटर, तो मैं बहुत हाईली वैल्यू करता हूँ शान को। ये वाला तो बहुत मजे का है। अच्छा। बीट लाहौर कलंदर्स इन द फाइनल ऑफ पीएसएल और बीट मुल्तान सुल्तान्स इन द फाइनल? बीट एनीवन इन द फाइनल। ये है जेन्युइनली, इसके अंदर जेन्युइनली है बीट एनीवन। लेकिन अगर मैं उस तरह बात करूँ ना, तो द मुल्तान सॉरी द लाहौर कराची राइवलरी इज दैट ह्यूज कि लाहौर कराची एक दफा फिर फाइनल होगा तो बहुत, वो एक दफा कर चुके हैं ना बस। हाँ, बट वो अब बहुत बड़ी बात होगी। तो अब आप ये भी तो देखें ना, अगर आप पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं तो आई लव समीम भाई, लेकिन मैं 2 दफा फाइनल लाहौर से आ रहा हूँ यार पर्सनल लेवल पे। ये भी है बिल्कुल। चलें, ये बताएं कि हसन अली द क्रिकेटर और हसन अली द एंटरटेनर? हसन अली द क्रिकेटर। अच्छा, ओ माय गॉड, बहुत अंडररेटेड है वो भी। सही है, ही हैज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड। सही है। अगले 2-3 सवाल यस और नो में। इम्पैक्ट सब इन पीएसएल, यस और नो? नो नो। नो। आप समझते हैं कि आईपीएल भी खराब हो गया इसकी वजह से? मैं और लीग्स में हूँ जहाँ पर इम्पैक्ट सबसे है, अच्छा, तो वो भी मैंने ऑलरेडी असेस कर चुका हुआ है। नहीं मजा आया आपको? नहीं, वो नहीं कहते आप हमें अच्छे नहीं लगे, वही वाला एक काम थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे नहीं वहाँ लगे। पर है थोड़ा सा। ठीक है। स्लेजिंग इन पीएसएल, यस और नो? यस यस। यस, मतलब यार आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ हावरे शहरों को, अहमद शहजाद टाइप। आप शहरों को रिप्रेजेंट कर, ऑब्वियसली बात है कि कुछ लाइंस कहीं पे भी यूं क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स यस। सही। मोर टीम्स इन पीएसएल, यस और नो? यस, आई थिंक नाउ वैसे ही क्योंकि प्लान इस वक्त प्लान बना ही हुआ है, तो देयर इज नो पॉइंट इन यू नो सेइंग कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। डायरेक्ट साइनिंग्स इन पीएसएल, यस और नो? यार डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। डायरेक्ट साइनिंग्स के अंदर भी सिचुएशन ये है कि अगर तो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुझे डायरेक्टली साइन करने देते हो तो यस, अच्छा, लेकिन फिर आप ये नहीं कर सकते कि आपसे, क्योंकि देखिए हमने हमेशा पैरिटी ड्रॉ करने की कोशिश की है बिटवीन द इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड द लोकल प्लेयर्स। आपकी पीएसएल एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी जान आपके लोकल प्लेयर्स हैं। तो अगर मैं किसी को 2.5 लाख 3 लाख डॉलर पे साइन कर रहा हूँ और पाकिस्तानी प्लेयर को मैं वो साइन नहीं कर सकता उस पर, तो दैट्स नॉट गिविंग मी पैरिटी। दूसरी बात ये है कि ये डायरेक्ट साइनिंग का लफ्ज़ कहना आसान ज़रूर है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्वर्सेशन होती थी, किस कॉन्टेक्स्ट में बात होती थी, क्या कंडीशंस रखी जाती थी, क्या कंडीशंस नहीं रखी जाती थी। देखिए मैं नबील अगर T10 में वहाँ पर हम डायरेक्टली साइन कर रहे होते हैं प्लेयर्स, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर इन मल्टीपल लीग्स, वी कैन डू दैट, लेकिन एक मैकेनिज्म बना हुआ है उसका। आपके इधर एक तो मैकेनिज्म वाली बात इज़ वन थिंग, दूसरी बात ये है कि देखें आपने जब ये डायरेक्ट साइनिंग्स की बात पहले आई थी, सबसे पहले जब आई थी, तो हमें ये कहा गया था कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं हु आर विलिंग टू साइन अप विद द पीएसएल एंड नॉट पुट देयर नेम्स इन द आईपीएल ऑक्शन। तो हमने कहा ठीक है, सो अब बिस्मिल्लाह आप दिखाएं कौन है। ठीक है, तो चक्कर ये हुआ था कि वही प्लेयर जो ऑलरेडी टीमों के रोस्टर पे थे वही थे। ओके, तो उस वक्त फिर सिचुएशन थोड़ी सी ये थी कि जस्ट डिडंट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स डिडंट मेक सेंस। और प्लस उसके बाद ये था कि जब अगर वो प्लेयर्स वैसे ही आईपीएल में ना पिक होते तो वो सारे अवेलेबल थे, तो देयर वाज एब्सोल्युटली मतलब मैं इसी के अब मैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उसने इस दफ़ा काफ़ी बहुत अच्छी कोशिश की, काफ़ी नीचे तक नाम आ रहे थे, मतलब ये कि आप वही जॉश अच्छे नाम अनपिक्ड भी गए हैं, टीम सऊदी अनपिक्ड गए, एलेक्स कैरीज अनपिक्ड,
एब्सोल्युटली। Yes, so- तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट साइनिंग्स अगर आपने करना जरूर है, आप उसका मैकेनिज्म करें, और फिर आप मुझे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी डायरेक्टली साइन करने थे, ठीक है, मतलब ठीक एक ताकि हाँ। वहाँ पे भी उनके पास भी अपॉर्चुनिटी हो टू गेट दैट। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि देखिए अभी भी जब बड़े नामों को लाना था हम्म, तो ये पास्ट की भी प्रैक्टिस है, ये नहीं है कि अभी बात होने लगी है। कुछ बड़े नामों ने पास्ट में भी जब अपने आप को ड्राफ्ट में रजिस्टर करना था तो उन्होंने कुछ गारंटी सीख की थी कि हमें पिक करेंगे नहीं पिक करेंगे। पास्ट में एक दो बड़े बड़े नाम, सुपरस्टार नाम, अच्छा। उन्होंने लास्ट मिनट पे इसलिए भी विड्रॉ किया था, उन्हें गारंटियां नहीं आई थी। ये पास्ट की मैं बात आपको बता रहा हूँ, जब आपको बहुत बड़े बड़े नाम तब भी नजर आते थे ड्राफ्ट में। तो जब एक दफा स्टीव स्मिथ भी आई गेस आ गए थे, नहीं, वो तो हमने पिक किया था, वो पिक तो हो पिक गए थे, हुए yes, थे। हाँ हाँ। बट मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ कि उस साल भी, बल्कि उससे Guarantees अगले मांग साल रहे भी, थे वो लोग। नहीं कुछ प्लेयर्स होते हैं अच्छा। जिस तरह जब एबी डिविलियर्स आए थे, हाँ हाँ हाँ। एबी डिविलियर्स का कॉन्ट्रैक्ट वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन एवरीवन एल्स। अच्छा। लेकिन एबी डिविलियर्स की क्योंकि अवेलेबिलिटी पहले सिर्फ 8 मैचेस की थी, उन्होंने पूछा था कि किस किस से गारंटी आ सकती है, तो एबी डिविलियर्स एक गारंटी के साथ आए हुए हैं। पास्ट में कायरन पोलार्ड गारंटी के साथ आए हुए हैं। एक आधी दफा एक बहुत बड़े नाम ने पुल आउट किया था, कोई गारंटी नहीं आई थी। तो एक ये सेट प्रैक्टिस है, ठीक है, ये नहीं है ठीक कि आप कोई प्लीज इस वक्त ये ना सोचे कि ये साल हुआ। लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको ये बताऊं कि पीएसएल की कुछ फ्रेंचाइजेस ने ये वाला काम भी किया कि फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि एक आधा प्लेयर अगर मैं ड्राफ्ट में ले आता हूं तो मेरी बारी तक बचना भी नहीं है, लाहौर जाएगा, लेकिन आई स्टिल ट्राई टिल द वेरी लास्ट मिनट कि वो प्लेयर आ जाए ड्राफ्ट में ताकि पीएसएल की वैल्यू बढ़े, नाम बढ़े। एंड यही काम और फ्रेंचाइजेस ने भी किया। 6 में से 4 फ्रेंचाइजेस ने प्लेयर्स को गारंटीज दी, 2 फ्रेंचाइज ने किसी को गारंटी नहीं दी। ठीक है, 2 फ्रेंचाइज ने किसी को गारंटी नहीं दी, लेकिन 4 ने। तो ऑल ऑफ अस ट्राइड, और उसमें वही वाली बात थी कि अगर आप स्टीव स्मिथ की अगर आप एग्जांपल ले लें, स्टीव स्मिथ का यही था कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने कहा था कि मैं इतनी देर दूर नहीं रहना चाहता, ठीक है। अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी में पिक हो रहा हूँ तो फिर देन आई वांट टू फोकस, आई थिंक उनका एशेस भी है, सारा कुछ है। अब तो खैर उनकी इंजरी हो गई थी। तो ये डायरेक्ट साइनिंग्स से आई थिंक आपका सवाल आया था, जो मैं बहुत एक साइड पे टेंजेंट पे चला गया हूँ, अपॉलॉजीज फॉर दैट। अब वो आजकल लेकिन थोड़ा मैंने कहा सा मैं ये है एक्सप्लेन कि कर डिबेट चली हुई है ना, तो जाहिर है उस पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपकी भी बनती थी। देखिए मैं तो बड़ी सी तरह कहता हूँ, जिसकी ड्राफ्ट में पहली बारी होती है वो इफेक्टिवली डायरेक्ट साइनिंग होती है। ठीक है, ठीक है, आप मुझे पहली बारी अगर ड्राफ्ट की देते हैं, देखिए पिछले साल मुल्तान की पहली बारी थी ड्राफ्ट की, दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू साइन हूएवर दे वांटेड टू। मतलब इस साल लाहौर की थी, लेकिन लाहौर भी आई थिंक इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जब थे, गारंटियां थी उन्हें, तो उनके सामने था सारा कुछ, उन्होंने भी गारंटियां वगैरह आई थिंक आई बिलीव दी हुई थी। यही आप जब मेरे साथ करेंगे तो फिर उस साल मैं भी वो जाकर देख कर आऊंगा कि मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी पे कौन सा प्लेयर चाहिए, उसे मैं जाके लूं। प्लेयर्स लाइक जॉनी बेस्टो वर विलिंग टू कम, वो तो उनके एनओसी इश्यूज चल पड़े ना, तो उन्हें भी हमने गारंटीज दी हुई थी। तो वो आई थिंक थोड़ा सा वो उस चीज़ को ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, ये बात मैं अलबत्ता ज़रूर कहूँगा कि जिसकी ड्राफ्ट में पहली 2 बारियां होंगी, वो यार पहली 2 या 3 बारियां होंगी, वो क्यों अपनी एडवांटेज फॉरगो करेगा इस चीज़ में। क्योंकि जब डायरेक्ट साइनिंग्स की बात हुई तो एक उसके रूल्स के अंदर एक और भी चीज़ें थी कि अगर एक टीम से एक प्लेयर बात कर रहा है तो कोई और नहीं करेगा। तो आप समझ रहे हैं, तो द रूल्स weren't particularly clear from that perspective। ठीक, तो ये वजूहत थी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा हैदर भाई कि आपकी टीम की तरफ से जेम्स विंस को आपने रिटेन किया, और उसने बड़ा खुल के बात की अपने इंटरव्यू में कि यार वाई द आईपीएल एंड वाई नॉट द पीएसएल। और उसने ये भी कहा कि अगर कोई 20-25 बंदे आप इंग्लिश प्लेयर्स कोई आप पिक कर लेते, वो फ्रेंचाइजीज उनको पिक कर लेती अगर उनको थोड़ा सा होता कि अवेलेबल हो जाएंगे, तो शायद वो सारे 20 प्लेयर अपने काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी छोड़ देते और पीएसएल खेलने आते। ये उसने बोला है। सो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि ईसीबी वो आईपीएल में अलाउ कर रहा है और यहाँ पे फिर अपने डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वो कह रहा है कि यहाँ पे आपके चले जाएंगे अगर आप आईपीएल के अलावा कोई लीग खेलने जाते हो। और जेम्स विंस जो आपके टीम के प्लेयर हैं, उन्होंने सिर्फ एक स्टैंड लिया है, वो पीएसएल खेलने आ रहे हैं। देखिए और भी प्लेयर्स काफ़ी थे बीच में जिनके ये सेंटिमेंट्स थे। ठीक है। जब हम T10 में थे तो हमने काफ़ी प्लेयर्स के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि उन्हीं दिनों में ये इनके आपस में जो जिस व्हाट्सएप ग्रुप का विंसी ने भी जिक्र किया है, जी वो बन चुका था। वो सारे अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक डिप्लोमेटिक जवाब दूंगा इस सेंस में कि मैं
ECB होकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ प्लेयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी अंडरस्टैंड करता हूँ। जहाँ तक ये वाली बात है कि इट इज़ अनफेयर कि एक लीग की, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक। लेकिन वो तो आपको नज़र आ रहा है कि एक लीग को ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिला जा रहा है। हो सकता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आई थिंक वो हर बोर्ड को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर अभी वो नहीं है, नहीं है। काम। क्योंकि आप इंग्लिश कंटिजेंट अगर हिस्टोरिकली देखें तो PSL के अंदर पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा कंटिजेंट इंग्लिश ही होता है, हाँ अमूमन। बिल्कुल। ठीक है, इस साल आई थिंक और ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ज़रा ज़्यादा साथ साथ आपको नज़र आ रहे हैं। कराची में आके आपको मजीद एक्स्ट्रा थोड़ा प्रेशर फील होता है कि यार यहाँ पे स्पॉटलाइट सारी मेरे ऊपर है, थोड़ा सा इस तरह का? आई थिंक स्पॉटलाइट ज़्यादा मेरे पर मुल्तान में थी, अच्छा। ज़्यादा स्पॉटलाइट मेरे पे मुल्तान पे थी, क्योंकि देखें जब आलमगीर तरीन साहब थे, क्योंकि वो ना मीडिया के सामने अपीयरेंसेस करते थे, ना वो सामने आते थे, तो आई हैड टू बी एट द फोर फ्रंट आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग एंड यू नो बी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि सलमान भाई की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि डिसीजंस को नीचे से हम लोग थिंक टैंक वाले करते हैं, उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं, तो उसमें मुझे काफ़ी हद तक एक ये बफर है ज़रूर। लेकिन प्लेयर्स, सॉरी, जो फैंस हैं कराची के, देर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इमोशनल एंड वेरी सपोर्टिव एज वेल। मतलब ऑब्वियसली बात है, क्या नाम है, इस वक्त इस ड्राफ्ट के बाद बहुत पॉजिटिव हमें रिप्लाईज और रिस्पॉन्सेज मिले हैं, तो आई रियली रियली होप कि हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरे, बिकॉज अ सिटी लाइक कराची डिजर्व्स मोर देन वन PSL। ठीक है हैदर भाई, थोड़ा सा आखिर में बस सिर्फ अपने इमर्जिंग पिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। रियाजुल्लाह तो ऑब्वियसली हम सब ने देखा, अंडर-19 में वो कमाल की बैटिंग की उन्होंने। फवाद अली के बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को, और मामून के बारे में बताएं, और इसके अलावा अगर और कोई आप समझते हैं कि कोई आपकी टीम में कोई ट्रम्प कार्ड या कोई सरप्राइज पैकेज हो सकता है, तो वो कौन होगा? अच्छा, सबसे पहले तो देखें, मैं यहाँ पर बात करूँगा, तारीफ़ करूँगा मसरूर की। अच्छा, ठीक है। रियाजुल्लाह इस साल तो मैंने कम्प्लीटली मसरूर को कहा था, मसरूर कोई बहस बूस नहीं करूँगा, लिस्ट दे दो अपने मर्जिंग की और उसके मुताबिक चलेंगे। सो मसरूर डिजर्व्स फुल क्रेडिट फॉर द इमर्जिंग प्लेयर्स। रियाजुल्लाह का आपने देख ही लिया, पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग बैट्समैन, ही स्टिल वेरी वेरी यंग, ही स्टिल वेरी वेरी यंग, बट कोशिश यही होगी कि उन्हें साथ लेकर चला जाए। वेरी क्लीन हिटर, बोल्स अ बिट ऑफ ऑफ स्पिन अगेन, एंड मसरूर बहुत कॉन्फिडेंट थे उस पर, तो मैंने कहा बस ठीक है, मतलब ब्लाइंडली। ठीक है। फवाद अली को लास्ट ईयर हमने कराची किंग्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम था, तारिक वसी साहब ने स्टार्ट किया था, जो मसरूर मतलब स्टार्ट नहीं, एक स्पेशल सवात में कैंप लगा था जहाँ पर टैलेंट हंट डिस्कवरी हुई थी। उसमें हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स आए थे उसमें से, जिनमें से एक फवाद अली थे। अच्छा। तो फवाद अली को लास्ट ईयर हम एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर स्क्वाड के अंदर अनाउंस कर चुके थे, तो फवाद अली लास्ट ईयर भी हमारे साथ थे। ठीक है। बल्कि अनवर अली ने उनका बहुत ख्याल भी रखा था, उन्हें बल्कि अपने साथ एक तो रमज़ान लीग्स वगैरह भी खिलाई। तो फवाद पिछले साल भी बहुत क्विक थे, बट ही वॉज वेरी रॉ। अच्छा, वेरी रॉ, मतलब ही वॉज क्लॉकिंग ओवर 140 उस वक्त भी, लेकिन वेरी वेरी रॉ ना, मतलब बिल्कुल ही। तो इस साल फिर ये हुआ कि उन पे ज़रा ज़्यादा फोकस किया। मसरूर के साथ हमारे एक और असिस्टेंट होती है शाहजेब ने भी इन बच्चों के साथ बहुत काम किया। उनकी सुपरविजन के अंदर फवाद को और एक्सपोजर देते देते बीच में ये हुआ कि हमने एक मौके पर जब ग्रेड 2 स्टार्ट हुई, तो हमने उस वक्त PCB से रिक्वेस्ट की कि आप हमें इजाज़त दे दें कि हमारा प्रोटेक्टेड प्लेयर है, हम इसे कोई ग्रेड 2 का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर इसे एक्सपोजर दिला दें, उसकी डेवलपमेंट में मदद हो। PCB ने अनफॉर्चुनेटली हमें रिफ्यूज़ कर दिया, हमें रिफ्यूज़ कर दिया। ओके। उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया। उस वक्त हमने ग्रेड 2 की टीम फवाद के लिए लॉक की हुई थी, सब कुछ लॉक्ड था, तो यू वुड हैव सीन हिम प्ले। बट हमें खैर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा कि PCB ने क्या क्या कहा, बट मतलब सर्टन थिंग्स व्हिच जस्ट डिडंट मेक सेंस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फिर ये हुआ काम कि हमने फिर फवाद की सारी ट्रेनिंग पर खुद ही फोकस करते रहे, शाहजेब और मसरूर। फिर एक दिन वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के नेट्स में चले गए। अच्छा। वो जब नेट्स में चले गए तो उस वक्त सारे PCB और सारे बंदे ने शोर मचाया कि सिस्टम में लाओ, तो हमने फिर उस वक्त कहा नहीं, अभी हमारा प्रोटेक्टेड प्लेयर है,
नाउ वी गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम। सो ये फवाद का, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो कि क्या सिचुएशन है। तो फवाद का तो ये सिचुएशन है। रियाजुल्लाह का आपने बता दिया। फवाद इस साल, पिछले साल भी हमने सोचा था एक आधा मैच खिला दें, बट वो अनफेयर होना था उसके साथ। मिर्जा मामून भी पिछले साल मसरूर ने मुझे मिर्जा मामून दिखाए थे। ठीक है। ही इज अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, अच्छा, जो बहुत ज़्यादा कराची और सिंध में अपनी नौकरी भी करते हैं एज अ डे जॉब। अच्छा। हाँ, मतलब आई थिंक मार्केटिंग एंड सेल्स में है वो, ओके। और साथ में वीकेंड पे वो क्रिकेट खेलते हैं। तो मिर्ज़ा मामून को हमने पिछले साल आइडेंटिफाई करके प्रोटेक्ट किया, लेकिन क्योंकि हमारे पास तबरेज़ शम्सी ऑलरेडी थे तो हमने फिर पिछले साल मिर्ज़ा मामून को पिक नहीं किया। इस साल मिर्ज़ा मामून वाज रेडी इनफ फॉर अस टू हैव अ क्रैक एट हिम। अब मैं ये भी बता दूं कि एक कैटेगरी काफ़ी हद तक बनती है टैलेंट हंट डिस्कवरी, जिसके अंदर अमूमन, क्योंकि इमर्जिंग आपका अंडर 23 होता है, टैलेंट हंट डिस्कवरी कैन बी ओवर 23, लेकिन वो प्लेयर जो पीसीबी के सिस्टम्स में ना हो या ना खेल रहा हो, तो वो प्लेयर ऑटोमेटिकली इमर्जिंग के तौर पर खेल जाता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। हारिस रऊफ और दिलबर एक क्लासिक एग्जांपल है इसकी। तो फिर हमने फिर इस साल फील किया कि मामून रेडी हैं, और फिर उस वक्त फिर हमने सप्लीमेंट्री में थे तो हमने उन्हें पिक किया। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हिम एज वेल। विद दैट हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इतना टाइम देने का शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट विद के। आई होप कि उनके टेबल्स आप टर्न कर देंगे इस दफ़ा। इंशाल्लाह। एंड ख़वातीनो हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सब्सक्राइब कीजिए पाक पैशन को और हमारे थ्रेड्स को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको मज़ीद डिस्कशन का मौका मिलेगा। हैदर भाई, Thank you so बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस।